हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। अब आगे। अथर्व जब अपने कमरे का दरवाजा खोलकर दबे पांव अंदर आया तो देखा कमरे में नाइट बल्ब चल रहा था और आराध्या बेड पर चादर तानकर पड़ी हुई थी। ये देखकर अथर्व को लगा कि वह सो रही है तो वह धीरे धीरे चादर में घुस गया। तभी आराध्या ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी में अथर्व को वह किसी सफेद भूतनी से कम नहीं लगी। वह तो अथर्व भूतनी भूतनी चिल्लाने लगा तो आराध्या ने लाइट ऑन की और अथर्व को घूरते हुए बोली, मैं तुम्हें भूतनी नजर आ रही हूँ? ये नाइटी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? तो अथर्व नहीं आराध्या को गौर से देखा तो उसने एक नेट की नाइटी पहनी हुई थी जो उसके अंगों को छिपा कम रही थी और दिखा ज्यादा रही थी। अथर्व ने एक साइड उसे पकड़ देखा और कहा, यह इसमें तो तुम बहुत हॉट लग रही हो, लेकिन तुमने सुना नहीं था सुबह पंडित जी ने जलने वाली चीजों से दूर रहने के लिए कहा था? फिर वह बोला, अच्छा ये तुम्हें किसने दी? तो आराध्या बोली, कौन देगा, मैंने उसे दिन मॉल में खरीदी थी, पूरे 3,000 की है ये नाइटी। का दाम सुनकर अथर्व का मुंह खुल गया और वह बोला, यह मच्छरदानी का कपड़ा 3,000 का? इतने में तो एक मस्त ड्रेस आ जाती तुम भी ना। आराध्या ने गुस्से से अथर्व को देखा और उसे बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर बैठकर बोली, एक तो मैं तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो और तुम हो कि नाइटी का दाम चेक कर रहे हो? तो अथर्व उसे अपने ऊपर गिरते हुए बोला, तुम्हारी तरफ तो मैं हर वक्त आकर्षित रहता हूँ, ये सब करने की तुम्हें जरूरत नहीं है डार्लिंग। आराध्या ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिया और आज सारी कमाना आराध्या ने संभाली। वह कभी अथर्व के गन को काट लेती, कभी कंधे को कट कट कर उसने अथर्व के पूरे शरीर पर निशाना बना दिए थे। जब अथर्व से शहर नहीं हुआ तो वह आराध्या के ऊपर आ गया और कहा, बस तुमने बहुत सोच लिया। उसके बाद आराध्या की सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी और दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से डूब गए। वही प्रीतम जी वंश के पास सो रहे थे। वंश को प्यास लगी तो वो उठकर नीचे किचन में आया। उसने फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली, तभी उसने राधिका और रिति को आते देखा। वह दोनों किचन में आई। वंश ने राधिका को देखा तो राधिका ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे वंश को चोट लगने वाली बात है याद आई तो वह बोली, तुम्हारे कंधे की चोट ठीक है ना अब? तो वंश ने अपने कंधे को देखा और फिर हाँ में गर्दन हिला दी। रीति ने देखा तो नूडल्स ऊपर की रैंक में रखे हुए थे तो उसने कहा, राधिका में यह मैगी के पैकेट किसने ऊपर रख दिया यार? नीचे तो अथर्व के आटे वाले पैकेट रखे हैं। तो राधिका एक कुर्सी लेकर आए और उसे पर चढ़ने लगी तो वंश बोला, मैं उतार देता हूँ, गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी तुम्हें। तो राधिका बोली, नहीं मैं खुद उतार लूंगी और चोट लगेगी तो संभल जाऊंगी, हर समय मदद के लिए तुम थोड़े ना रहोगे मेरे साथ। वंश ने कुछ नहीं कहा तो राधिका ने कुर्सी पर चढ़कर मैगी के पैकेट उतार कर रीति को दे दिए। वंश मुंह बनाकर वहां से चलता बना। राधिका का उसकी मदद ना लेना उसे खास पसंद नहीं। अगले दिन सुबह अथर्व की आंखें खुली तो आराध्या उसके ही ऊपर लेटी हुई थी। उसने उसके चेहरे के बाल पीछे की और उसके होठों को चुनकर बोला, डार्लिंग उठ जाओ। तो आराध्या बोली, मेरा मन नहीं कर रहा आज उठने का। तो अथर्व बोला, तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना क्या? तो आराध्या बोली, नहीं 15 दिन तक मैं भी छुट्टी ले लूंगी। तो अथर्व बोला, तो ठीक है फिर एक बार और कर लेते हैं। अथर्व उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया। कुछ देर बाद अथर्व नीचे आया तो प्रीतम जी रंजीत के लोअर टी शर्ट पर बैठे हुए थे। उन्होंने अथर्व से कहा, अगर नहाकर नहीं आए हो तो जाकर नहाओ, आज बिना नहाए नाश्ता नहीं करने दूंगा। तो अथर्व उनके पीछे जाकर अपनी ठंडे हाथ उनकी गर्दन पर रख दिया और कहा, लीजिए, अभी तो मेरी बॉडी सूखी भी नहीं है और अभी विश्वास नहीं है तो मेरी डार्लिंग बीवी से पूछ लीजिए, हम साथ में ही नहाए हैं। प्रिया जी काफी देते हुए उसके कंधे पर मरते हुए बोली, अर्थ बेटा ऐसी बातें मत किया कर, आराध्या सुनेगी तो शर्मिंदा फील करेगी। तो अथर्व ने हाँ में गर्दन हिला दी कि वह दोबारा सबके सामने अपनी और आराध्या की बात नहीं करेगा। तभी अमन बोल, एक बात बता, आराध्या तुझे पिटी है क्या? रात में बड़ा चिल्ला रहा था। वहां बैठे सभी लोगों ने अथर्व को देखा तो अथर्व बोला, वह क्या हुआ कि मैं उसे डराने के लिए चादर में घुस गया था तो उसने एकदम से मोबाइल की लाइट जला दी, जिसकी रोशनी में वह किसी भूतनी से कम नहीं लग रही थी, इसलिए मैं बस डर से चिल्ला रहा था। अथर्व की बात सुनकर सब हंसने लगे। अथर्व बोला, माँ विद्या माँ कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? तो प्रिया जी बोली, वह तेरे लिए पराठे बना रही है। तो अथर्व बोला, मैं अभी उन्हें पप्पी देकर आता हूँ। इतना कहकर अथर्व किचन की तरफ बढ़ गया। वह जानता था कि रोहिणी वही होगी तो उसने सोचा उसे थोड़ा बहुत जला दिया जाए।
वह किचन में पहुंचा तो विद्या जी पराठे बना रही थी। अथर्व ने उनके गाल पर चुम्मा और कहा, गुड मॉर्निंग माँ। विद्या जी ने उसका गाल प्यार से थपथपा कर कहा, तू अभी बाहर जा, पंडित जी ने आज से दूर रहने को कहा है ना। तो अथर्व बाहर जाने लगा, तभी उसने एक बोल देखा तो वह उसे खोलते हुए बोला, माँ इसमें क्या है। अथर्व ने उसका गम ढक्कन ऐसे ही उठा लिया और तभी छोड़कर बोला, आहे है तो गर्म है। तभी विद्या जी उसे पीछे खींचकर बोली, तुझे बोला ना बाहर जाकर शांति से बैठ जा, उसमें सब्जी है सबके लिए, अभी गिर जाती ऊपर। तो अथर्व चुप होकर बाहर निकल गया। अथर्व बाहर आकर बैठ गया और कॉफी पीने लगा। तभी राकेश मोहन जी से बोल, पापा कल गणेश चतुर्थी है, मैं मूर्ति देखते हुए आऊंगा, फिर कल मूर्ति घर में लाकर स्थापित कर देंगे। तो अथर्व बोला, दादी विसर्जन के लिए क्या किसी और बीच पर नहीं जा सकते। तो आयुष बोल, सभी तक यहाँ से काफी दूर पड़ते हैं, जुहू बिच्छू सबसे नजदीक है, इसलिए हम वही जाते हैं। तो अक्षत अथर्व से बोला, कुछ प्रॉब्लम है क्या इस बीच पर। तो अथर्व बोला, नहीं, वह वहाँ पर कपल्स घूमने जाते हैं ना, तो बस। तो अखिल बोल, गणेश उत्सव के दौरान वहाँ पर कपल्स का घूमना बंद हो जाता है, तो फिक्र मत करो। अथर्व मन में डेविल से बोल, डेविल क्या करे यार, बताओ यार। तो डेविल बोला, वह दो लोग भी तो पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, कुछ तो पता जरूर चलेगा। तो अथर्व बोला, ठीक है, फिर आज अपन दोबारा छिपकर हवेली से कल्टी मारेगा। अथर्व को मुस्कुराते हुए सभी ने देखा। तभी प्रीतम जी बोले, शैतानी खोपड़ी क्या कांड रच रहा है अंदर ही अंदर। तो अथर्व बोला, माँ मोदक बनाएगी और मैं सारे लेकर भाग जाऊंगा। तभी प्रीतम जी का फोन बजा। उन्होंने देखा करणवीर जी का फोन था, उन्होंने फोन काट दिया और वीडियो कॉल की। सामने राजपाल जी बोले, हैं बड़े कबाड़ी, सामने से हट, मुझे मेरे लकड़बग्घे को देखना है। अथर्व ने प्रीतम जी को चिढ़ाते हुए फोन लिया और राजपाल जी बोले, कैसा है मेरा शेर। तो अथर्व बोला, आपसे सुंदर हूं मैं। प्रीतम जी हंसने लगे तो राजपाल जी बोल, बेटा उसे सुंदर नहीं छछूंदर रहते हो और तू वही छछूंदर है। तो अथर्व ने देखा तो वंश और बाकी सभी हंस रहे थे, तो वह फोन लेकर बाहर जाते हुए बोला, छछूंदर तो अक्षत है, अच्छा वह मेरे दादू कितने हैं। तभी करणवीर जी ने फोन लिया और अथर्व उनसे बात करने लगा। कुछ देर बाद नाश्ता करके राकेश और बाकी सब अपने काम के लिए निकल गए। अक्षत और वंश लोग भी ललित जी के साथ मिलकर उन बचे हुए आतंकवादियों को पकड़ने के लिए प्लान बना रहे थे, तो वह भी उनके पास चले गए। अथर्व हवेली से निकलने का सोच रहा था, वह प्रीतम जी से बोला, जो लैपटॉप पर कोई काम कर रहे थे। अथर्व बोला, पापा मैं ललिता माँ के पास चला जाऊं क्या। तो प्रीतम जी बोल, क्यों, अब तो हम यही है, तो तुझे वहां जाना है। तो अथर्व कुछ बोलता है, तभी विद्या की बोली, अर्थ बेटा तू मुझे अपने साथ ले चल, मैं ललिता के पास रह लूंगी, वह दिन भर अकेली रहती है, और उसे तूफान एक्सप्रेस की भी खोज खबर ले लूंगी, बड़ी सीधी बनी घूम रही है आजकल। अथर्व उन्हें लेकर तुरंत वहां से निकल गया। विद्या जी को ललित जी के घर के सामने उतरकर अथर्व उनसे बोला, माँ मैं निर्भय लोगों के फ्लैट पर जा रहा हूँ, अभी कुछ देर में आ जाऊंगा। तो विद्या जी बोले, लेकिन तू तो यहाँ आने का कह रहा था, देख अर्थ चुपचाप अंदर चल, तू मेरे साथ आया है, अगर कुछ हो गया तो अथर्व गाड़ी में से उतरा और बोल, मन इधर देखिए, मैं जानता हूँ कि मुझे कितने परिवार जुड़े हुए हैं, तो मैं खुद को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अपने लिए थोड़ी ही जीता हूँ, मैं तो अपने अपनों के लिए जीता हूँ, और मेरे अपने तो आप सब हो। अच्छा मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा, 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो आप पापा को बता देना, अभी मैं जा रहा हूँ। ललिता मैंने देख लिया तो जाने नहीं देंगे, पत्थर बने, उन्हें एक किस चिपकाए और गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। विद्या जी ने भगवान से उसकी सलामती की दुआ मांगी। तभी वंशिका ने पीछे से चिल्ला के जोर से आवाज दी तो वह अपनी जगह से उछल गई। उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा और वंशिका को एक चपेट मारकर बोली, पागल लड़की, डरा दिया मुझे, तुझे अकल बकल है कि नहीं, कभी तो नॉर्मल लड़कियों की तरह बिहेव किया कर। तो वंशिका उन्हें घूरते हुए बोली, मैं तो नॉर्मल ही हूँ माँ, लेकिन आप उधर किस निहार रही थी, लगता है पापा को बताना पड़ेगा कि आप भगवान से किसी और को मांग रही थी। तभी विद्या जी उसके कान पकड़कर उसे घर के अंदर लेकर आए और उसे डांटने लगी। वही अथर्व अपने मगरमच्छ वाले अड्डे पर आ गया और अपने आदमियों से बोल, उन दोनों को लेकर आओ। उसके आदमी दोनों आतंकवादियों को लेकर आए। अथर्व ने उनसे कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे बताओ कि तुम लोगों के बाकी 4 साथी कहां पर है। तो उनमें से एक आदमी बोला, हम कुछ भी नहीं बताने वाले, तुम हमें मार दो। तो अथर्व बोला, तुम्हारे उसे सरदार के तो मैं धज्जियां उड़ा दूंगा, बस एक बार ही मामला निपट जाए। मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने प्लान में बदलाव किया है, तुम लोग अगर मुझे बता दो तो मैं वादा करता हूँ तुम लोगों को सही सलामत तुम्हारे मुल्क भेज दूंगा। वह लोग कुछ नहीं बोले तो अथर्व का दिमाग खराब हो गया। वह अपने आदमियों से बोल, इन्हीं ले जाकर मेरे मगरमच्छ भाई के आगे डाल दो। फिर वह खुद से बोला, पता नहीं ये लोग इतने वफादार क्यों होते हैं। अथर्व नहीं टाइम देखा तो अभी 1 घंटा
बाकी था तो वह निर्भय और बाकी सब के पास चला गया। उसने उन्हें बता दिया कि उसने 2 लोगों को और निपटा दिया है तो और उन्हें बस अब 4 लोगों को पकड़ना है। अथर्व निर्भय से बोला, तुम सब एक काम करो, धमाके वाली सभी जगह पर जाकर कैमरे फिट कर दो, कुछ ना कुछ तो हाथ जरूर आएगा और कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी हो तो मैसेज में दे देना और वंश या फिर किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। सबने हाँ में सर हिलाया। अथर्व ने देखा तो 2 घंटे होने में 20 मिनट बचे थे तो वह ललिता जी के घर के लिए निकल गया। विद्या जी ने टाइम देखा तो 2 घंटे पूरे होने वाले थे। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी तो ललिता जी ने उनसे पूछ लिया कि क्या बात है तो उन्होंने उन्हें सब बता दिया। तो ललिता जी बोली, दीदी आप लोग उनकी बातों में कैसे आ जाते हो, मैं अभी लक्ष्य के पापा को बताती हूँ। 2 घंटे काम नहीं होते। उन्होंने फोन उठाया ही था तभी अथर्व वहां आ धमका तो ललिता जी ने उसके कान खींचने शुरू कर दिया तो अथर्व ने झटपट उन्हें मना लिया। उसके बाद उन्होंने लंच किया। फिर अथर्व दोपहर में सो गया। शाम को अक्षत बाकी सबके साथ वही आ गया और अथर्व को वहां से लेकर हवेली चला गया। शाम को अथर्व अक्षत के साथ हवेली लौट आए तो देखा राकेश और आदित्य लोग सभी जल्दी लौट आए थे। आदित्य सबको अपने मोबाइल में कुछ दिखा रहा था। तभी अथर्व को देखकर आरती बोली, अथर्व ये देखो कल यह मूर्ति लेंगे गणपति जी की, कितनी सुंदर है। अथर्व अपनी फोटो देखी और कहा अच्छी है। फिर वो प्रीतम जी के ऊपर गिरते हुए बोला, हाफ बुढ़े आदमी कितना काम करोगे, अब बस भी करो, मेरी मामूटी के साथ भी थोड़ा लवी डली कर लो। प्रीतम जी बोले, यह आखिरी प्रोजेक्ट है मेरा, बाकी का सब विराट संभालेगा। और रही लवी डवी की बात, वह तो कल से सबका बंद हो जाएगा क्योंकि कल से गणेश जी की रोज पूजा होगी तो सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। तो अथर्व खड़ा होता हुआ बोला, क्या मेरी डार्लिंग बीवी कहाँ गई। अथर्व आराध्या को ढूंढने लगा तो अक्षत उसे घूरते हुए बोला, क्यों, क्या रहेगा आराध्या से। तो अथर्व बोला, कुछ भी तो नहीं। तभी आराध्या पकोड़े लेकर आते हुए बोली, लीजिए सब गर्मा गर्म पकोड़े खाए। अथर्व, तुम भी खाओ, माँ ने बनाए हैं। तभी रोहिणी चाय भी लेकर आए तो प्रीतम जी ने भी चाय ले ली। तो अथर्व उनके कारण में फुसफुसाते हुए बोला, पापा मत पियो, जाए जहर मिला दिया होगा इस औरत नहीं इसमें। प्रीतम जी ने उसे घोड़ा और कहा, ये ले मैंने पी ली, अब तू भी पी ले। तो अथर्व बोला, नहीं, मैं खुद अपने लिए कॉफी बना कर लाऊंगा। अथर्व किचन की तरफ जाने लगा तो राधिका कॉफी लेकर आते हुए बोली, ये लो तुम्हारी कॉफी, और तुम्हें मना किया है ना किचन में जाने से, तुम वही काम क्यों करते हो जिसे मना किया जाता है। तो अथर्व बोला, मुझे मजा आता है और आग लगाना तो मेरा फेवरेट काम है, बहुत जगह आग लगाई है मैंने। अरे एक दिन कॉलेज में बेंच के नीचे आग जलाकर मैंने मेरे हाथ सेके थे। तो प्रीतम जी बोले, हाँ, और जब कंप्लेंट आने पर मैं कॉलेज गया तो प्रोफेसर मुझसे पूछते थे, ये नमूना कैसे पैदा किया था। राकेश ने उन्हें गुस्से से देखा। तभी अथर्व बोला, तो आप उनसे कह देते ना कि आपका प्रोडक्ट भगवान ने गलत जगह डिलीवर कर दिया था जो 12-13 साल बाद आपके पास पहुंचा था। तभी अथर्व ने कर उठाकर देखा तो आराध्या पकोड़े खा रही थी। अथर्व बोल, डार्लिंग इतने पकोड़े खाओगी तो मोटी हो जाओगी, मत खाओ। आराध्या ने पकोड़े चबाते हुए गुस्से से उसे देखा तो आरती बोली, लेकिन हमें तो ये पहले जैसी ही लग रही है। तो अथर्व अपना मुंह खोलते हुए बोला, अरे बाबी मुझसे पूछो ना, कल रात उठ भी नहीं रही थी यह, बस फिर क्या था, एक बार फिर सभी आदमी को चाय पीते हुए ठसका लग गया। प्रिया जी ने एक चपट उसे मेरी। तो आराध्या बोली, माँ इससे तुम्हें बताती हूँ हर वक्त बकवास करता रहता है ये लड़का। अथर्व वहां से ऊपर अपने कमरे में भाग गया तो आराध्या भी दनदनाते हुए उसके पीछे चली गई। अथर्व और आराध्या के जाने के बाद राकेश ने गुस्से से कहा, बहुत ज्यादा लाड प्यार से ऐसे ही बच्चे बिगड़ते हैं। तो प्रीतम जी ने कहा, हूँ किसी को समझ तो आया ही नहीं कि वह कितना चालक है, सबके बीच में से आराध्या को ले गया। ऐसे बच्चों का भी क्या फायदा जिनके होने पर भी घर में रौनक ही ना हो। पता नहीं मेरे बेटे ने कैसे निकाले होंगे इस घर में 12 साल, जहाँ बच्चे साली कैसे रहने के चक्कर में अपना बचपन जवानी सब खो रहे हैं। ये वक्त जिंदगी में दोबारा नहीं आता, तू भी चिलगोजे सीख ले अर्थ से कि जिंदगी कैसे जी जाती है। शर्म करते रहोगे तो जीना भूल जाओगे। उन्होंने अक्षत के कहा से कहा और प्रिया जी से बोले, प्रिया जी मैं जरा पापा से बात करके आता हूँ। वही आराध्या जब अथर्व के पीछे कमरे में गई तो अथर्व अपने दरवाजा बंद कर लिया। आराध्या एकदम से पीछे मोदी और कहा, मैं मोटी हो रही हूँ, तुमसे उठती नहीं हूँ। आराध्या अथर्व के बिल्कुल पास खड़ी हो गई तो अथर्व उसे लेकर बेड पर गिर गया और कहा, कल से कुछ दिनों तक कबड्डी बंद है तो क्यों ना आज पूरी रात। तभी आराध्या ने उसे बेड पर गिरा दिया और मुंह पर हाथ रखकर तेजी से वॉशरूम की तरफ भागी।
अथर्व जल्दी से उसके पास गया तो वह उल्टी कर रही थी। अथर्व ने उसे पानी पिलाया और कहा, तुम बैठो, मैं माँ को बुलाकर आता हूँ। अथर्व को गए 5 मिनट ही हुए थे तभी वह माँ माँ चिल्लाते हुए नीचे आया। प्रिया जी अपने कमरे में गई थी तो मीनल जी बोली, अर्थ बेटा क्या हुआ? तभी प्रीतम जी बाहर से आते हुए बोले, क्या हो गया अर्थ, तू घबराया हुआ क्यों है? तो अथर्व बोला, पापा मेरी डार्लिंग की तबीयत खराब हो गई, जल्दी से हॉस्पिटल चलो, अक्षत गाड़ी निकाल। तभी प्रिया जी जल्दी से वहां आते हुए बोली, पर बेटा आराध्या को हुआ क्या है? तो अथर्व बोला, वह माँ उससे एकदम से उल्टी आ गई, मैं बोल भी रहा था मत खाओ पकोड़े, पहले तो सभी परेशान हो गए। तभी प्रिया जी बोली, माँ जी किसी लेडी डॉक्टर को बुला लीजिए, मैं आराध्या को देखती हूँ। प्रिया जी जल्दी से ऊपर कमरे में गई तो आराध्या वॉशरूम में थी। वही नीचे अथर्व रोहिणी से बोल, सच बताए अपने पकौड़ों में क्या मिलाया था? तो राकेश ने गुस्से से कहा, वह पकोड़े हमने भी खाए थे, हमें तो कुछ नहीं हुआ। तभी प्रीतम जी अथर्व से बोले, इधर आ, बैठ, शांत हो जा, पहले डॉक्टर आ रही है ना, वह देखकर बता देगी। पकोड़े तो तेरी माँ ने बनाए हैं। तभी प्रिया जी ने अथर्व को आवाज देकर बुलाया। अथर्व और बाकी सभी ऊपर कमरे, सब ऊपर उसके कमरे में जा पहुंचे। अथर्व जल्दी से वॉशरूम में गया तो देखा आराध्या आंखें बंद की उनके गले लगी हुई थी। प्रिया जी ने कहा, इस बेड तक ले चलिए, बेहोश हो गई है। अथर्व मैं जल्दी से आराध्या को पकड़ा और गोद में उठकर बाहर बेड पर लेटकर आराध्या का पसीने से तर चेहरा साफ करते हुए बोला, डार्लिंग बीवी उठो, क्या हो गया है? मैं मुझे गुस्सा आ रहा है अब। अथर्व की घड़ी से आवाज आने लगी तो प्रिया जी उसे शांत करते हुए बोली, अर्थ बेटा शांत हो जा। अथर्व ने अपनी दोनों बाहें प्रिया जी की कमर में लपेट ली और कहा, माँ इसे क्या हो गया? इस कहो कि उठ जाए वरना मैं। तभी आदित्य डॉक्टर को लेकर अंदर आ गया तो डॉक्टर सबसे बाहर जाने के लिए कहने लगी तो अथर्व बाहर जाने से मना करने लगा। तब प्रीतम जी उसे पकड़कर बाहर ले गए। अंदर डॉक्टर आराध्या को चेक कर रही थी। 10 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए तो अथर्व उनसे बोला, डॉक्टर क्या हुआ मेरी डार्लिंग को, वह ठीक है ना? तभी डॉक्टर बोली, आप उनके पति है? तो अथर्व ने हाँ मैं गर्दन हिलाई तो डॉक्टर बोले, मुबारक हो, आप पापा बनने वाले हैं। डॉक्टर की बात सुनकर अथर्व जहां सुन्न हो गया वहीं पीछे प्रीतम जी और अक्षत एक दूसरे के गले लगाकर चिल्लाने लगे। प्रिया जी बहुत खुश हो गई और बोली, क्या मैं दादी बनने वाली हूँ, मेरी पोती आने वाली है। वह खुशी से अथर्व के गले लग गई तो अथर्व भी होश में आया। वह खुशी से उछलते हुए बोला, मैं पापा बनने वाला हूँ। प्रीतम जी ने अथर्व को गले लगा लिया। वही बाकी सब भी काफी खुश नजर आ रहे थे। प्रीतम जी ने जल्दी से फोन निकाला और कारणवीर जी को फोन घुमा दिया। अक्षत ने भी वंश और बाकी सबको बता दिया। वही अथर्व उछलते हुए आराध्या के पास जा पहुंचा। आराध्या बेड पर पड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी उसने अथर्व को बंदर की तरह उछलते हुए अपने पास आते देखा तो वह हंस पड़ी और बोली, बंदर अब तुम पापा बनने वाले हो तो ऐसे बंदर की तरह हरकतें करना बंद कर दो। वो उठकर बैठ गई थी तभी अथर्व उसके गले लग गए और बोला, उल्टी तो नहीं आ रही ना? आराध्या ने ना में सर हिला दिया। तभी अथर्व बोला, चूमी ले सकता हूँ ना? तो आराध्या ने खुद उसे किस करना शुरू कर दिया। अलग होने के बाद अथर्व ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। वही सब उन दोनों को छोड़कर नीचे जा चुके थे। प्रीतम जी के पास विराट जी का फोन आ रहा था। वह खुशी से उनसे बात कर रहे थे। राकेश ने उन्हें देखा और फिर आदित्य और आयुष को। वह दोनों भी उसे ही देखकर उसमें और प्रीतम जी में तुलना कर रहे थे। दो इंसान जो जुड़वा थे उनका स्वभाव कितना अलग था एक दूसरे से। राकेश के देखने पर वह दोनों ही इधर उधर देखने लगे। वही राकेश सोच रहा था कि आदित्य के बारे में तो वह खुश भी हुआ था, लेकिन आयुष के बच्चे को तो उसने अबॉर्ट करवाने तक की बात कह दी थी। उसने ध्रुविका को देखा जिसे वह आज तक कभी मन से आरती की तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। फिर उसने प्रीतम जी को देखा जो बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स नहीं दबा रहा था, खुलकर अपनी खुशी जाहिर कर रहा था। तभी उसका और बाकी सबका ध्यान ऊपर की तरफ गया जहां अथर्व आराध्या को गोद में उठाकर नीचे ला रहा था। अथर्व ने आराध्या को लाकर सोफे पर बिठाया और कहा, ललिता माँ और बाकी सब आ रहे हैं, ऊपर भांगड़ा नहीं कर पाएंगे, हम यहाँ नाचेंगे। तभी प्रीतम जी ने कहा, स्पीकर को कनेक्ट करके पंजाबी ढोल बजा देना, जैसे पापा तुम दोनों से कहते थे ना, मैं तेरे बाप का भी बापू, अब मैं भी ऐसे ही अपनी पोती पर रोब झाड़ूंगा। कुछ ही देर बाद ललित जी और सब लोग नाचते हुए वहां दाखिल हुए। ललिता जी और विद्या जी बार बार आराध्या की नजर उतार रही थी। कुछ देर तक सपना हुड़दंग मचाया और एक दूसरे को बधाई देने लगे। लक्ष्य ने तो अथर्व को गोद में ही उठा लिया था नाचते हुए। जब सब लोग शांत हुए तो अथर्व बोला, माँ ध्रुवी और बाबी की भी नजर उतार दो। प्रिया जी ने उनकी भी नजर उतारे तो अथर्व उंगलियों पर गिनते हुए बोला, 1 2 3 बेबी आ जाएंगे और उसके बाद गजनी डार्लिंग और अक्षत और लक्ष्य से मिलाकर 8 बच्चे हो जाएंगे, फिर मैं दूंगा सबको ट्रेनिंग।
तो ललित जी ने कहा, खरबूजे हिंदी में तो कमजोर था ही, अब मैथ्स में भी अटक रहा है, 6 बच्चे ही तो हुए हैं। तो अथर्व हंसते हुए बोला, अरे पापा, अगर इनमें से किसी को जुड़वा हो गए तो इसलिए मैंने 2 और ऐड कर दिए। तो प्रीतम जी बोले, मुझे लगा तूने वंश और अमन के बच्चों को भी गिन लिया। तभी विद्या की बोली, बस अब मैं भी लड़कियां देख नहीं शुरू कर दूंगी, दोनों निखट्टू तो तुम सबसे बड़े हैं और खुद किसी को लेकर नहीं आते। तो अमन बोल, पर माँ भी हमें शादी नहीं करनी है। तभी ललित जी उसे डांटते हुए बोले, क्या तुम लोगों ने शादी नहीं करने का नाटक रच रखा है? तो वंश बोला, अंकल, हम जब दिल्ली जाएंगे उसके बाद में माँ की पसंद की लड़की से शादी कर लूंगा। और अथर्व ने उसकी तरफ देखा और कहा, फिर मैं अगले साल तक एक और बेबी ऐड कर लेता हूँ। वंश ने एक फीकी मुस्कान से उसे देखा और फिर रहना यहाँ से उसकी नजर राधिका पर चली गई, जो भी गर्दन झुकाए बैठी थी। तभी राधिका का फोन बजा तो वह एक्सक्यूज मी कहकर वहां से चली गई। राधिका का फोन बजे तो वह एक्सक्यूज मी कहकर वहां से चली गई। राधिका की किसी फ्रेंड का फोन था, वह बात करते हुए बोली, हरिया बात बनी। तब सामने से वह लड़की बोली, हाँ, मैं तेरे लिए एक अपार्टमेंट देख लिया है और एक कैसे में जॉब के लिए भी बात की है। तो वह लोग कह रहे थे कि अभी 1-2 महीने तक तो उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे सर्दियों में काम बढ़ जाएगा तो वह तुम्हें रख लेंगे। तो राधिका बोली, 1.5-2 महीने तो अभी मैं यहाँ से भी निकल नहीं पाऊंगी। थैंक्स यार, अच्छा मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। राधिका ने फोन काट दिया और खुद से बोली, मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन मैं किसी के भी साथ अनचाहे रिश्ते में नहीं बन सकती। मुझे पता है अब हमारे गले पर भी तलवार लटकने वाली है शादी की। वही नीचे सब लोग बातें करने में लगे हुए थे। अमन सबसे नजरें बचाकर रीति को देख रहा था, जो प्रीतम जी ने देख लिया था। तो वह मन ही मन बोले, कहीं ये लड़का रीति को पसंद तो नहीं करता। हम शायद यही वजह है बार बार शादी से मना करने की। ठीक है, जब दिल्ली जाकर वंश की शादी की बात चलेगी तो मैं विराट से इन दोनों के बारे में बात करूंगा। सुखेलियन बात भी नहीं सकता अपने दिल की बात। उन्होंने अमन को तिरछी नजरों से देखा। उसके बाद ललित जी के साथ जो भी आए थे वह चले गए। फिर प्रिया जी ने रोहिणी और राधा के साथ मिलकर डिनर तैयार करवाया। सब डिनर के बाद अपने कमरे में चले गए। अथर्व ने आराध्या को ज्यादा परेशान नहीं किया। आराध्या उससे चिपक कर सो रही थी। अथर्व कुछ सोचते हुए गहरी नींद में चला गया। अगले दिन सुबह अथर्व जब उठा तो आराध्या उसके सीने में मुंह घुसाकर सो रही थी। अथर्व ने उसका चेहरा देखा तो वह सोते हुए भी अजीब अजीब चेहरे बना रही थी। अथर्व ने उसके गाल को चुम्मा और कहा, बेबी ये तुम्हारी पप्पी। तो आराध्या ने आंखें खोल ली और उसे घूरते हुए बोली, और मेरी? तो अथर्व बोला, तुम्हें पप्पी नहीं चुम्मी मिलेगी। अथर्व नहीं आराध्या के होठों को चूम लिया तो आराध्या खुश हो गई। उसके बाद अथर्व नहाने चला गया। वह नीचे सब लोग बैठे डिस्कस कर रहे थे कि मूर्ति लाने कौन कौन जाएगा। राकेश और रंजीत तो पहले ही तैयार थी। आदित्य और अखिल भी जाने के लिए कह रहे थे। तभी मोहन जी प्रीतम जी से बोले, तुम भी चले जाओ प्रीतम। तो प्रीतम जी ने कहा, मुझे लगता है कि इस घर के सदस्यों को ही मूर्ति लाने जाना चाहिए और गणेश जी का स्वागत करने के लिए यहाँ भी तो लोग चाहिए। मैं, अथर्व और अक्षत हम यही रहेंगे। प्रीतम जी ने एक लाइन में ही अपनी बात कह दी थी और सबको ये भी जाता दिया था कि अथर्व भी इस परिवार का सदस्य नहीं है। उनकी बात सुनकर राकेश कुछ बोलना, तभी अथर्व आराध्या को पकड़कर धीरे धीरे नीचे लाते दिखा। सब लोग ऊपर देखने लगे तो अथर्व आराध्या से कह रहा था, डार्लिंग हम भी नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं, रहने दो, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ, कहीं तुम गिर गई तो। वैसे एक बार तुम सीडीओ से खुद भी तो गई थी जब मैं तुम्हें कैच कर लिया था, अब ऐसा कुछ ट्राई मत कर लेना। आराध्या अथर्व को घूरने लगी। वह दोनों नीचे आए तभी आयुष ने अथर्व से बोला, अथर्व मूर्ति लाने जा रहे हैं, तुम चलोगे क्या साथ में? अथर्व ने सबको देखा और कहा, मुझे भूख लगी है तो रास्ते में कहीं मूर्ति की जगह तुम लोगों को मुझे उठाकर ना लाना पड़ जाए, इसलिए मैं यही रहूंगा। दादी मुझे और बेबी को कुछ खाने को दे दो। तभी प्रिया जी दोनों के लिए कॉर्नफ्लेक्स दूध में डालकर लाए और कहा, अभी यह खाली, बाकी ब्रेकफास्ट मूर्ति स्थापित होने के बाद मिलेगा। अथर्व और आराध्या सोफे पर बैठ गए। अथर्व ने आराध्या को बाउल पकड़ा और कहा, माँ, ध्रुवी और बाबी को भी खिलाया या नहीं कुछ? तो प्रिया जी बोली, उन्हें भी खिला दिया है, तेरी बाबी तो खा भी नहीं रही थी। फिर मैं समझा दिया कि जिनकी मजबूरी होती है भगवान जी उनसे नाराज नहीं होते। तो आराध्या नहीं भी चुपचाप खाना सही समझा, वरना वह भी मना करने वाली थी। राकेश और आदित्य लोग जा चुके थे मंदिर में एक चौकी बेचकर। सारी तैयारी करवा दी गई थी। सब मूर्ति आने की राह देख रहे थे और जल्द ही राकेश और बाकी सब मूर्ति के साथ हवेली
के में गेट पर खड़े थे डॉल के साथ गणपति जी का स्वागत किया गया। आदित्य और अखिल जोर जोर से गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगा रहे थे। एक जगह रंजीत का प्यार लड़खड़ा गया, जिससे मूर्ति गिरती उससे पहले ही प्रीतम जी ने जल्दी से आकर मूर्ति पकड़ ली। मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा तो प्रीतम जी समझ गए कि उन्होंने जानबूझकर किया है। तभी रंजीत ने अक्षत और अथर्व से भी मूर्ति को हाथ लगाने के लिए कहा तो वह दोनों भी चुपचाप आ गए। उन सब ने मूर्ति को विधिपूर्वक चौकी पर रखा और फिर सब ने मिलकर पूजा की। कुछ देर बाद सब नाश्ता कर रहे थे। अथर्व ने देखा अक्षत के फोन की नोटिफिकेशन लाइट बार बार बंद चालू हो रही थी। अथर्व ने इधर उधर देखा तो सभी नाश्ते में लगे हुए थे। उसने चुपके से अक्षत का फोन अपने कब्जे में लिया और कहा मैं अभी आता हूँ, आकर खाऊंगा। अथर्व बिना वक्त गवाही सीढ़ियों से अपने कमरे में भाग गया। दरवाजा बंद करके फोन अनलॉक करने लगा तो फोन पर पासवर्ड लगा हुआ था। अक्षत सोचते हुए बोला क्या पासवर्ड होगा, लक्षिता दी की बर्थ डेट या फिर अरे यार मेरी बर्थ डेट होगी, देखता हूँ। अथर्व अपने पासवर्ड में अपनी बर्थडे डाली तो फोन खुल गया। उसने जल्दी से अथर्व अपने पासवर्ड में अपनी बर्थडे डाली तो फोन खुल गया। उसने जल्दी से नोटिफिकेशन चेक किया तो वंश का मैसेज था, हमने एक टेररिस्ट को पकड़ लिया है, अर्थ को मत बताना और अपनी ससुर के अड्डे पर आ जाना। अथर्व बोला अच्छा बेटा, कोई नहीं धडोन ना रहा है। वही अथर्व को बीच में खाना छोड़कर जाते देखा। प्रिया जी बोलिए खाना छोड़कर कहाँ गया, तो प्रीतम जी बोले कुछ गड़बड़ है, ये कचरे के डिब्बे से उठा लड़के कुछ कांड कर रहा है क्या ये, तो अक्सर बोला मुझे क्या पता। उसने अपनी जेब में चेक की तो फोन नहीं था। उसने टेबल पर देखा और चिल्लाते हुए बोला मेरा फोन यहाँ रखा था अर्थ के बच्चे। तो अथर्व सीढ़ियों से कूदते हुए नीचे आया और अपनी जगह पर बैठकर बोल क्यों गला फाड़ रहा है, तो अक्षत बोला मेरा फोन कहाँ गया, तो अथर्व बोला मुझे क्या पता, नीचे देखो कहीं नीचे ना गिर गया हो। अक्षत ने टेबल के नीचे कर गुस्सा आया तो अथर्व ने उसका फोन वापस रख दिया। तभी प्रीतम जी बोले बेवकूफ गधे, इसने बोला और तूने मान लिया। अक्षत ने सार ऊपर उठाया तो उसका फोन मेज पर रखा हुआ था। उसने गुस्से से अथर्व को देखा तो अथर्व उसके पास से उठकर मोहन जी और मीनल जी के बीच में बैठा हंस रहा था। वह बोला अभी अपन दोनों तरफ से प्रोटेस्ट में बैठा है ना मेरे प्यारे प्राणनाथ, तो मोहन जी उसे घूरते हुए बोले बस करो, मुझे इतना मक्खन हजम नहीं होता। तो अथर्व उनसे दूर होकर मीनल जी से चिपकती हुए बोला दादी आज ही इस बुढ़े को तलाक दे दो, ये तो किसी को डराने के काम भी नहीं आता। तो प्रीतम जी हंसने लगे और बोल बता फिर कौन कौन से मैसेज पढ़कर आया है, मैंने देखा था तुझे मोबाइल लेकर भागते हुए। तो अथर्व बोला पूरी प्लानिंग पर डाली पापा। तभी अक्षत गुस्से से बोल चुप हो जा अर्थ, तू जो कहेगा मैं वह सब करूंगा। तो अथर्व बोला ठीक है, नाश्ते के बाद अपन दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। अक्षत ने हाँ में सर हिला दिया और चुपचाप नाश्ता किया। थोड़ी देर बाद अथर्व प्रिया जी को आराध्या का ख्याल रखने का कहकर अक्षत के साथ निकल गया। वही राकेश और बाकी सब भी कंपनी जा चुके थे। अथर्व और अक्षत जब ललित जी के अड्डे पर पहुंचे तो अक्षत गाड़ी से उतरते हुए बोला तू कितना का है, तो अथर्व हंसते हुए बोला मैंने वंश के मैसेज के अलावा कुछ भी नहीं देखा था, तुझे लगा कि मैं तेरे और लक्षित आदि के मैसेज पढ़े हैं। पापा सही कहते हैं, तू बेवकूफ ही है। वह दोनों उसे घर में अंदर गए तो एक आदमी के दोनों हाथों को बांधकर लटकता हुआ था और उसे पर बैट पेली जा रही थी। लक्ष्य के हाथ में बैट थी। तभी अथर्व चिल्लाया स्वागत करो हमारा वंश। अथर्व को देखकर अक्षत से बोला तुझे कहा था ना इस राक्षस को लेकर नहीं आना है। तो अथर्व बोला लगता है पापा जी इधर नहीं है, चलो आज मैं तुम सबको सिखाता हूँ कि टॉर्चर किसे कहते हैं। तभी वह उसे पीछे खींचते हुए बोला हम अपने हिसाब से पूछेंगे, तो एक तरफ शांति से बैठ जा। तो अथर्व बोला ठीक है पूछ लो फिर मैं देखूंगा। तो लक्ष्य ने उसे बैट से पीटते हुए कहा चल बता तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ छुपे हुए हैं, वरना वह राक्षस तुझे नहीं छोड़ेगा। तब उसे आदमी ने कहा मैंने अपना काम कर दिया है, तुम लोग अब चाहे मुझे मार क्यों ना दो, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो अथर्व बोला तुम लोगों को ये कहाँ मिला था। तो लक्ष्य ने कहा मैं और अमन ब्रेड लेने बाजार गए थे तो ये हमें वही खड़ा हुआ देखा था, इसकी घड़ी से ही हमने इसे पहचान था, ये ले तू अपना हाथ साफ कर ले। जब इसने कुछ बताना ही नहीं है तो अथर्व बोला ठीक है फिर एक लकड़ी काटने वाला कटर लिया हो तो उसे दिन मैंने देखा था वहां रखा था और तुम लोगों को ये सब नहीं देखना चाहिए, तो बाहर जाकर मेरा वेट करो। उसकी बात सुनकर सभी लड़के कमरे से बाहर निकल गए। लक्ष्य अथर्व के पास कटर रखकर चला गया। वहीं अथर्व उसे आदमी से बोल जानते हो तुम लोगों के सभी आदमियों को मैंने मारा है। उसे आदमी ने गुस्से से अथर्व को देखा तो अथर्व बोला मासूम लोगों की जान लेने से आखिर तुम लोगों को मिलता क्या है। तो उसे आतंकी ने कहा तो तुम कौन सा दूध के धुले हुए हो, तुम भी तो हमें मारकर कातिल ही कहलाओगे। तो अथर्व
बोला नहीं, तुम लोग उन लोगों को मारने आए हो जिसे तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, जो अपने परिवार के लिए दिन रात कमाते हैं उनका पेट पालने के लिए, और मैं तुम लोगों को मारकर उन्हें लोगों को बचा रहा हूँ। किसी को मारना बहुत आसान होता है लेकिन किसी को बचाना बहुत मुश्किल। तब वह आदमी हंसते हुए बोला, अफसोस तुम किसी को बचा नहीं पाओगे। बम अपनी जगह पर फिट हो चुके हैं और विसर्जन वाले दिन खुद फट जाएंगे। वह फटने से 24 घंटे पहले ही खुद एक्टिवेट हो जाएंगे। अब अगर तुम बाकी के सभी लोगों को भी मार दोगे तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। अथर्व को उसे आदमी पर बहुत गुस्सा आया। उसने वह कट्टर उठाया और उसे चालू करके बोला, अब तुझे पता है मैं इसे तेरे शरीर के एक बहुत ही खास हिस्से में कट मारूंगा, फिर उससे तुझे जो दर्द होगा वह तेरे करने पर ही खत्म होगा। उसे आतंकवादी ने देखा कि अथर्व उसकी पेंट को घर रहा है। उसने डरते हुए कहा, ये लड़की, ये तुम क्या करने वाले हो? तो अथर्व ने उसे कटर को उसकी पेंट पर चलाया तो अगले ही पल उसकी पेंट नीचे जमीन पर थी। अथर्व नहीं, फिर उसके अंडरवियर पर कटर चलाएं तो वह आदमी चिल्लाने लगा। अक्षत और बाकी सब ने काफी टाइम तक भी जब उसे आदमी की आवाज नहीं सुनी तो वह सब हैरान हो गए। उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो अथर्व कतर चालू कर रहा था आगे। अथर्व ने जब उसकी पेन सब भागकर उसके पास गए। अक्षत बोला, अर्थ ये तो क्या कर रहा है? तो वंश भी बोला, अर्थ तेरे घर में आज गणपति आए हैं, तुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो लक्ष्य बोला, मैं इसे गन से शूट कर देता हूँ। तभी अथर्व बोला, गणेश जी का एक नाम विघ्नहर्ता भी है और वह शायद मेरे जरिए इस शहर में विघ्न हरने ही आए हैं। अब उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं यह विघ्न कैसे है दूर करूंगा। तुम लोगों को अगर देखना है तो देखो, वरना भाग जाओ। और अगले ही पॉल्यूशन का प्राइवेट पार्ट नीचे जमीन पर गिर गया और वह आदमी दर्द से बेहोश हो गया। अथर्व ने पास रखी बोतल से पानी फेंककर उसे आतंकवादी को होश में लाया और कहा, आंखें खोल कुत्ते और देख अपनी मौत को। धीरे धीरे करीब आते हुए अक्षत और बाकी सब मुंह पर हाथ रखकर बाहर भाग गए। अथर्व भी कमरे से बाहर निकल कर आया। अक्षत लोगों को उल्टी करते देखा। अथर्व उनसे हंसते हुए बोला, तुम लोग भी प्रेग्नेंट हो गए क्या? सभी लड़कों ने उसे घूर कर देखा। वही अंदर कमरे में वह आदमी दर्द से तड़पते हुए झटपटा रहा था और कुछ देर बाद खून ज्यादा बहाने से वह दम तोड़ गया। अक्षत अथर्व को लेकर हवेली चला गया। जब वह घर पहुंचे तो ध्रुविका की तबीयत थोड़ी खराब थी। आयुष हवेली लौट आया था तो अथर्व आराध्या और आरती को भी लेकर उसके साथ अस्पताल ही चला गया। बाहर जाकर पता चला कि ध्रुविका के शरीर में बच्चों की जरूरत के हिसाब से पानी कम है, जिससे उसे दर्द हो रहा था। आराध्या और आरती की रिपोर्ट नॉर्मल थी। अथर्व पूरे रास्ते ध्रुविका को डांटते हुए घर लौटा और प्रिया जी से उसका ज्यादा ध्यान रखने के लिए कहा तो प्रिया जी ने तीनों ही लड़कियों का एक डाइट रूटीन बनाया। जो ध्रुविका तो तभी चालू हो गया, वही आरती और आराध्या का कल सुबह से चालू होने वाला था। शाम को ठाकुर हवेली में जब राकेश और बाकी सब पहुंचे तो देखा अथर्व प्रीतम जी के पास बैठा शतरंज खेल रहा था। जब भी वह हटता तो चिल्लाने लगता, जिसे प्रीतम जी हंसने लगते। एक बड़ी अक्षत ने भी खेली लेकिन वह भी हार गया तो प्रीतम जी बोले, कोई नहीं है मुझे हारने वाला। तभी रंजीत बीच में खुदा और बोला, मैं हरा सकता हूँ। तो अथर्व बोला, ठीक है, जल्दी आए और हरा दीजिए पापा को। राकेश उन्हें इग्नोर करते हुए फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद जब वह वापस आए तो देखा सब लोग प्रीतम जी और रंजीत जी को गिरकर खड़े हुए थे। मुकाबला पूरी टक्कर का था। रंजीत अच्छे से खेल रहा था और तभी प्रीतम जी खड़े होकर चिल्लाते हुए बोले, याहू मैं जीत गया। रंजीत का मुंह लटक गया तो आदित्य बोल, चाचू ये बस एक गेम है तो निराश मत होइए। प्रीतम जी अपनी जीत की खुशी मना रहे थे। तभी राकेश ने कहा, 1 बजे मेरे साथ खेली और मुझे हरा कर दिखाओ। प्रीतम जी ने उसे देखा और कहा, ठीक है आ जाए। अथर्व बोला, पापा जितना है आपको। तो राकेश बोल, ऐसे नहीं, पहले कोई नाम रखो जो जीतने वाले को मिलेगा। तो सब सोचने वालों की नाम क्या रखे? तो आयुष बोल, जो भी जीतेगा वह मेरे बच्चे का नाम रखेगा। राकेश और प्रीतम जी दोनों ने ही ठीक है कहा और खेल शुरू हुआ। शुरू में सबको लग रहा था कि प्रीतम जी जीतेंगे लेकिन इस बार राकेश जीत गया, जिससे आदित्य और आयुष खुशी से उछलने लगे। अथर्व का मुंह बन गया। राकेश को बड़ी खुशी हो रही थी प्रीतम जी को हराकर। तभी मीनल जी बोली, सभी लोग आ जाओ और हाथ मुंह धोकर आओ, गणेश जी की आरती का टाइम हो रहा है, इसलिए सब वहां से जाने लगे।